हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। मेरा नाम तुषार है और जैसा कि सर ने आपको बताया कि हरीश सर अभी थोड़े सही नहीं है तबीयत उनकी, तो उनकी जगह कुछ लेक्चर्स मैं लूँगा। तो कौन कौन है आज क्लास में? हेलो तो लिखो यार। विकास, हेलो भाई। अंशुमन, भाविक, हरि प्रकाश, कैसे हो यार सब लोग? चैट पढ़ रहा हूँ मैं, सबके सबके नाम चाहिए मुझे, कौन कौन आया क्लास में। ऑनलाइन में एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। वेव ऑफ टीज का सेकंड लेक्चर है ये। विवेक, विकास गुड इवनिंग, अंशुमन, अतेंद्र। सेकंड लेक्चर है आज ये। सर ने लास्ट क्लास में आपको बताया होगा कि वेव क्या होती है, वेव इक्वेशन क्या होती है, और लास्ट में हमने हाइगन प्रिंसिपल भी देखा था। उसके बाद एक बोर्ड के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है रिफ्रैक्शन, और रिफ्लेक्शन को हम प्रूव करते हैं हाइगन प्रिंसिपल से। तो वो हम आज देखेंगे। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। वरुण, शुभम, आयुष्मान, गुड इवनिंग दोस्तों। रवि रंजन, सृष्टिश, हर्ष कुमार, खुशी शर्मा, बहुत सारे लोग हैं यार बैच में आज। तो स्टार्ट करें आज हम। जल्दी से मेरे को भेजो मैसेज। लास्ट क्लास में सर ने स्टार्ट किया था हाइगन्स प्रिंसिपल। तो हाइगन प्रिंसिपल में ये सर की जो स्लाइड्स है वो मैंने लास्ट क्लास से लिया है कि सर ने आपको कहाँ तक कराया था। ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ लाइट, है ना। और द न्यू वेव फ्रंट एट एनी टाइम लेटर इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द फॉरवर्ड एनवलप ऑफ ऑल सेकेंडरी वेवलेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी होगा प्रणब भाई। गुड इवनिंग सबको। तन्मय, हाँ हाँ बिल्कुल टाइम देंगे नोट डाउन करने का। भाविक, टेंशन मत लो यार, समय समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आराम से हम समझेंगे क्लियर होके, किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा। गुड इवनिंग इंद्रजीत, देव कृष्ण। डिफ्रैक्शन भी आएगा। आज हम छोटे छोटे टॉपिक करेंगे दो, उसके बाद अगर हमें टाइम मिला तो हम इंटरफेरेंस स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स आइडिया लेंगे इंटरफेरेंस का। चलो स्टार्ट करते हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल था, सर ने कहा था कि अगर कोई सोर्स है, अगर सेम डिस्टेंस पे आ रहे हैं तो हमारे पास एक वेव फ्रंट बनता है। उस वेव फ्रंट पे जो पॉइंट्स होते हैं वो एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह काम करते हैं। और वहां से जब हम डिस्टेंस लेते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तो हमारा नया वेव फ्रंट आ जाता है। ये क्लियर था ना सबको? अनिका, मैं बढ़िया हूँ। सृष्टि है, हाइगन प्रिंसिपल इज नॉट कंप्लीटेड येट। हाँ बिल्कुल, अभी हम हाइगन प्रिंसिपल से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन समझेंगे। तो अगर प्लेन वेव फ्रंट है हमारे पास, तो प्लेन वेव फ्रंट से जो पॉइंट्स हैं वो एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह एक्ट करेंगे, और वहां से हम नया वेव फ्रंट बना लेते हैं। ये सबको क्लियर है ना? लास्ट क्लास में सर ने आपको बताया था। जय हिंद तरुण। मेरा नाम तुषार है, तुषार नाहल। टीचर चेंज नहीं हुआ एक्चुअली, सर अभी सही नहीं है, वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे, तो उनके लिए कुछ लेक्चर्स मैं ले रहा हूँ अभी। ये बिल्कुल क्लियर है ना सबको हाइगन्स प्रिंसिपल क्या होता है? तो हमारा जो आज का नया टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन सरफेस ऑन हाइगन्स प्रिंसिपल। मैथ्स भी चलेगा यार, अभी तो ये समझ लेते हैं पहले। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? हमने 11th में ही पढ़ा हुआ है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्या हम हाइगन्स प्रिंसिपल से प्रूव कर सकते हैं ये सब? तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास मान लो कोई प्लेन सरफेस है, ये मिरर है एक, बिल्कुल प्यारा सा प्लेन सरफेस बना दिया हमने। अभी देखो, नोट मत करना, अभी मैं बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूँ। जो आपके डाउट्स होंगे वो आप मेरे को बताना, और नोट करना है। हम फिर से मैं एक बार अच्छे से क्लियर से बता दूंगा कि कैसे आपको लिखना है। अगर कोई हमारे पास सरफेस है, यहां से कोई वेव आ रही थी। दोस्तों, वेव फ्रंट हमने समझा था कि अगर कोई सेम फेज में हो, पार्टिकल्स जो वेव फ्रंट पे होते हैं वो सेम फेज में होते हैं, और वेव फ्रंट जो है वो रेस के परपेंडिकुलर होता है। सर ने लास्ट क्लास में आपको बताया होगा। तो इस रेस पे जो वेव फ्रंट आया हमारे पास वो होगा ए बी। क्या ये क्लियर है आपको? आदित्य, नए सर हैं,
नए लेक्चर्स हैं, कुछ स्टार्ट करते हैं, आप बताना फिर कैसा लगा आपको। ए बी वेव फ्रंट है हमारा, यहाँ पे हमारा मिरर है। अब आप एक बात सोचो, जो ये दो वेव्स रेज आ रही थी, यहाँ से हमारा एक ए बी वेव फ्रंट बना, यहाँ से जो पॉइंट है बी, ये भी यहाँ पे आएगा किसी टाइम पे। लेट्स सपोज टाइम टी इक्वल टू 0 पे हमारे पास ये कंडीशन बन चुकी है कि एक वेव आ रही थी, उसको हमने टी इक्वल टू 0 पे रोक दिया यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा कि जो बी पॉइंट है, यहाँ से वेव आती 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 यहाँ पहुंची टाइम टी पे। इसकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट होगी सी, तो ये डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगी यहाँ पे टी टाइम में वो हुआ सी टी। वेव फ्रंट जो होता है वो रेज ऑफ लाइट जब जा रही हैं, तो जो उस रेज पे सेम फेज में है उसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट। वेवलेट्स होती हैं जो यहाँ पे हर कोई पॉइंट है, यहाँ से सेकेंडरी सोर्स एक एक्ट करेगा। जैसे कि अगर कोई वेव है हमारे पास, यहाँ पे जो जितने भी पॉइंट्स हैं वो या सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह एक्ट करेंगे। सर ने आपको लास्ट क्लास में बताया होगा। तो ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं वेवलेट्स, जो यहाँ से स्टार्ट होती हैं। अब जल्दी से ये समझते हैं। यहाँ हमारे पास वेव फ्रंट था, ये बी पॉइंट सी टी डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पहुंचा, ए पॉइंट पहले ही यहाँ पे था, तो ये कुछ रिफ्लेक्ट होके यहाँ तक पहुंचेगा। ध्यान से समझना, दो वेव्स आ रही थी, दो पॉइंट है हमारे पास, यहाँ से ए पॉइंट रिफ्लेक्ट होके वापस से आ रहा है, बी पॉइंट तब तक यहाँ पहुंच रहा है, तो ए पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा, है ना। ये समझ आ रहा है कैसे समझा रहा हूँ मैं आपको। दो वेव्स थी, ए बी वेव फ्रंट बना, ए यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जा रहा था, तब तक बी यहाँ पे आ रहा था, तो ए जो है कि पोजीशन यहाँ कहीं पे होगी, बी तब तक यहाँ पहुँच चुका है। तो यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से अगर हम वी टी डिस्टेंस लेते हैं तो वेव फ्रंट संभव लास्ट क्लास में बताया था कि वेव फ्रंट क्या होता है, कि अगर कोई वेव है, डिफरेंट वेव्स आ रही हैं, तो उस वेव्स पे जो पार्टिकल सेम फेज में है वो वेव फ्रंट बना लेते हैं। वीडियो पॉज हो रहा है, एक बार चेक करता हूं मैं। अभी बिल्कुल सही हो जाएगा वीडियो। आप मुझे ये बताओ कि ये आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। दो पॉइंट से वेव आ रही थी, वेव फ्रंट था, जब तक ए यहां से रिफ्लेक्ट होकर जा रहा था, बी यहां पे पहुंच रहा था, तो हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कुछ ऐसा होना चाहिए, फील आना चाहिए पहले। फील आ रहा है नहीं आ रहा। अब एक बार हम फिर से बनाते हैं। यहां पे हमारा एक सरफेस था, मिरर, यहां से हमारे पास वेव आ रही थी, हमारे पास कोई एक वेव फ्रंट बन रहा था यहां पे, जिसको हमने ए बी बोला। ये था टाइम टी इक्वल टू 0 पे। अब टाइम टी पे ये बी पॉइंट यहां पहुंच रहा था, ए पॉइंट कहीं यहां पहुंच रहा था, तो वो डिस्टेंस क्या होगा, टी टाइम पे जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने वो था सी टी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट सी है हमारे पास। जितने टाइम में ये बी पॉइंट यहां पहुंचा, उतना ही डिस्टेंस ए ने भी ट्रेवल किया होगा, क्योंकि मीडियम तो सेम ही है। आ रहा है ना फील। बिल्कुल बढ़िया से समझेंगे हम, टेंशन मत लो उसके लिए। तो मैंने क्या किया कि बी पॉइंट सी टी डिस्टेंस बाद यहां पहुंचा, दोनों की स्पीड सेम है, तो ए पॉइंट यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां पहुंचेगा सी टी डिस्टेंस पे। तो मैंने एक कंपास खोली सी टी डिस्टेंस पे और मैंने यहां से एक आर्क लगा दी।
उसके बाद हमने वेव फ्रंट में समझा था कि अगर टेंजेंट से हम ड्रॉ करें न्यू वेवलेट से तो हमारे पास एक नया वेव फ्रंट आता है। यहाँ से मैंने जब टेंजेंट ड्रॉ कर लिया तो मेरे पास एक नया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आ गया, इसको मैं बोलता हूँ सी और डी। जैसा कि हमने पता है कि वेव फ्रंट से रेज जो है वो परपेंडिकुलर होती हैं, तो यहाँ से मैं जब रिफ्लेक्टेड रेज बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसे आएंगी। हाँ बिल्कुल अंकित, वेव फ्रंट पे फेज डिफरेंस 0 होता है। देखो लैग मैंने बोल दिया, लैग ठीक हो जाना चाहिए। ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? अगर आपको ये क्लियर है तो बिल्कुल बहुत आसानी से आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। तो हम इसमें कैलकुलेशन करते हैं थोड़ी सी। ये हमारे पास इंसिडेंट वेव थी, ए बी जो था हमारे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट था। बी पॉइंट सी टी डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां पे पहुंचा, उतने में ए पॉइंट भी सी टी डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां पहुंचा। या आप ऐसे समझो जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि अगर कोई फ्रेश सोर्स है हमारे पास वेव फ्रंट पे तो उस पर जो डिस्टरबेंस है वो ऐसे जाती है ना। इसी तरह से ए पॉइंट जब यहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये नया सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, तो यहां से डिस्टरबेंस जाएगी, ऐसे वेवलेट्स जाएंगे, तो एक वेवलेट टी टाइम के बाद यहां पे आएगा। तो यहां से मैंने जब टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो मेरे पास एक नया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आ गया। अब इससे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे प्रूव करेंगे? बिल्कुल आसान सा तरीका है, आराम से देखना। यहां पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये इंसिडेंट एंगल हुआ आई। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां पे नॉर्मल के साथ एक एंगल बन रहा था, वो था एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो रेज और वेव फ्रंट के बीच में एंगल है ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल हुआ हमारे पास 90 माइनस आई, है ना। अब ये नॉर्मल और सरफेस के बीच में एंगल भी 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस आई माइनस 90 जो हम इसमें डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा आई। तो वेव फ्रंट और सरफेस के बीच का एंगल भी हमारे पास आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह से रिफ्लेक्टेड रे है हमारे पास, यहां से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वेव फ्रंट और रेस रिफ्लेक्टेड रेस के बीच में एंगल है 90, तो ये वाला एंगल हो गया हमारा 90 माइनस आई। वेव फ्रंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो है 90 माइनस आई। अब नॉर्मल और सरफेस के बीच में एंगल भी 90 है, तो जो ये वाला एंगल हो गया हमारे पास वो हो गया एंगल आर। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपको? बढ़िया से समझेंगे आराम से यार, कोई टेंशन नहीं है। इसको हम आर लिख रहे हैं, वेव फ्रंट और सरफेस के बीच के एंगल को। हमने पहले क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो एंगल आई होता है वो होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। यहां से हमें नई चीज पता चली कि एंगल आई जो है वो वेव फ्रंट और सरफेस के बीच के एंगल को भी आई कहते हैं हम। इसी तरह से एंगल आर था हमारे पास, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां से हमने देखा कि जो एंगल आर है वो वेव फ्रंट और सरफेस के बीच में भी है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं एंगल आई इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल बिटवीन
इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और एंगल आर को हम ऐसे ही लिख सकते हैं, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपको? आनंद, कोई दिक्कत नहीं है, लेक्चर 1 नहीं किया तो ये आप समझो क्या होता है। हाइगन्स प्रिंसिपल में वेव फ्रंट जो होता है वो अगर पार्टिकल सेम फेज में है तो हमारे पास वेव फ्रंट आ जाता है, यहाँ पे हमने समझा था। उसी वेव फ्रंट को हम कंसेप्ट यूज करके हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव कर रहे हैं। इंसिडेंट थी, रेज थी हमारे पास, उसका हमारे पास एक नया वेव फ्रंट बना। वो वेव फ्रंट यहाँ से बी पॉइंट जहाँ पहुँचा, ए पॉइंट रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ गया, तो वो हमारे पास आ गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कैसे हम प्रूव करेंगे ये हम समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल्स आ गए, ध्यान से देखना। एक ट्रायंगल हमारे पास आ गया एंगल ए, ये बी और ये डी। एक ट्रायंगल हमारा ये वाला बन रहा है, ए सी और डी। एंगल बी ए डी हमारा है एंगल आई। एंगल सी डी ए हमारा है एंगल आर। अब देखिए जो एंगल ए डी है, जो ये लेंथ है ए डी, ये दोनों तो सेम है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं ए डी इज इक्वल टू ए डी। ए बी जो है वेव फ्रंट, उसकी लेंथ भी सेम है क्योंकि वेव फ्रंट तो रिफ्लेक्ट ही हुआ है बस। तो ये जो हमारा ए बी इज इक्वल टू सी डी, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है हमारा, है ना। और जो ये डिस्टेंस था ए सी, ये था जो स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम टी। सी टी डिस्टेंस ए ने ट्रेवल किया और बी ने भी सी टी डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो एंगल ये लेंथ पी डी इज इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू सी टी। यहाँ से हमारे पास आ गया कि ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू, या कॉन्ग्रुएंट कहते हैं हम इसको ऐसे, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी डी। दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। एंगल आई के सामने वाली लेंथ इज इक्वल टू एंगल आर के सामने वाली लेंथ, तो यहां से हम लिखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपको बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हमारे पास वेव फ्रंट था, वो वेव फ्रंट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है। हमारे पास दो ट्रायंगल बनते हैं, वेव फ्रंट और सरफेस के बीच का एंगल आई है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और सरफेस के बीच का एंगल आर है। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, यहाँ से हमारे पास एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर आ गया। आनंद, वेव फ्रंट अच्छे से सर क्लास में समझा चुके हैं लास्ट क्लास में, अभी हम करेंगे तो ये टॉपिक पूरा नहीं हो पाएगा। जल्दी से बताओ ये क्लियर आपको हुआ या नहीं हुआ? इसके बाद हम चलेंगे रिफ्लेक्शन पे। वीडियो रुक रही है क्या? मानसवी, क्या समझ नहीं आया इसमें, थोड़ा एग्जैक्ट बताओ मेरे को। एक बार दोबारा आपको बताता हूं मैं। हमारे पास दो लाइट रेज आ रही थी, एक ये लाइट रे थी, एक ये आ रही थी। यहां से हमने एक वेव फ्रंट बना लिया
क्योंकि ये पार्टिकल्स जो है वो सेम फेज में है। जो बी पॉइंट था हमारे पास, यहाँ से जो रे आ रही थी वो टी टाइम पे यहाँ पे पहुंची, तब तक ए वाली रे थी वो यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ पे आ गई। तो हमारे पास यहाँ से हमने आर्क लगा दी, हमारे पास हुआ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। फिर हमें निकालना था कि एंगल आई इज इक्वल टू आर कैसे होता है। यहाँ से हमने क्या किया, दो ट्रायंगल बनाए। यहाँ से एंगल आई देखा हमने, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एंगल आई है, वेव फ्रंट जो है और रेस के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस आई हो गया। उसके बाद हमने निकाला वेव फ्रंट और सरफेस के बीच का एंगल भी आई है। यहाँ से हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट था, इस रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो नॉर्मल और रेस के बीच एंगल आर है, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और नॉर्मल के बीच का एंगल 90 माइनस आई हो गया। तो रिफ्लेक्टेड जो वेव फ्रंट और सरफेस का बीच का एंगल भी आर हो गया। यहाँ से हमारे पास जो दो ट्रायंगल्स आते हैं, हमें लगता है कि दिखता है कि एडी जो है वो तो सेम है, यहाँ पे वेव फ्रंट की लेंथ भी सेम है, और दोनों रेज रिफ्लेक्शन जो एक रिफ्लेक्शन के बाद सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, क्योंकि मीडियम तो चेंज हुआ ही नहीं। इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट तो सी ही है, तो बी जो है वो सी टी डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पे पहुंचा, ए भी सी टी डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पे आएगा। यहाँ से हमने आर खींच के वेव फ्रंट बना दिया। दो ट्रायंगल्स थे, उसमें हमने देखा कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इन दोनों एंगल आई के सामने वाली लेंथ सेम है, एंगल आर के सामने वाली लेंथ सेम है, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। रिफ्लेक्शन पे चले हम ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसमें एक और बात होती है कि हमें कई बार पूछा जाता है कि ये प्रूव करिए कि जो रेज हैं और नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है वो सेम प्लेन में लाई करती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो वेव फ्रंट ए बी है वो परपेंडिकुलर है बोर्ड के। वेव फ्रंट ऐसे ऐसे आ रहा है, वेव फ्रंट आप समझो, ये वेव फ्रंट ऐसे सरफेस पे आ रहा है, रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रहा है, तो ये वेव फ्रंट जो है वो 90 डिग्री पे है बोर्ड के। इसलिए ए बी जो वेव फ्रंट है वो बोर्ड के परपेंडिकुलर है। इसी तरह सी डी वेव फ्रंट है, ए बी वेव फ्रंट ऐसे आ रहा था, रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रहा है, तो ये बोर्ड के परपेंडिकुलर है। इसलिए सी डी जो है वो भी परपेंडिकुलर टू बोर्ड है। सरफेस हमारा ऐसे है, ये भी परपेंडिकुलर टू बोर्ड है, तो हम कहेंगे ए डी जो सरफेस है वो भी परपेंडिकुलर टू बोर्ड है। दोबारा समझो, जो हमारा वेव आ रही थी, वेव फ्रंट हमारा ये वाला वेव फ्रंट है परपेंडिकुलर टू बोर्ड, यहां से रिफ्लेक्ट होके वेव फ्रंट ऐसे जा रहा है, ये परपेंडिकुलर टू बोर्ड है। सरफेस हमारा ऐसे था कि वेव फ्रंट ऐसे आके रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रहा है, सरफेस भी परपेंडिकुलर टू बोर्ड है ना। अब हम बात समझते हैं, जो वेव रेज आ रही थी, हमारा वेव फ्रंट ऐसे है और रेज हमारी ऐसे है परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, इसीलिए ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट परपेंडिकुलर टू बोर्ड है, रेज परपेंडिकुलर टू ए बी है, तो हम कहेंगे जो रेज है इंसिडेंट रेज परपेंडिकुलर टू ए बी, और सी डी हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड रेज इसके परपेंडिकुलर है, तो हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर टू सी डी। हमारे जो नॉर्मल है वो हमने ऐसे ड्रॉ किया है, हमारा सरफेस ऐसे है परपेंडिकुलर, तो हम कहेंगे नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब ध्यान से समझो, वेव फ्रंट आ रहा था ऐसे परपेंडिकुलर टू सरफेस, सरफेस हमारा ये था, वेव फ्रंट ऐसे आ रहा था,
अगर हमारा एक प्लेन में ऐसे सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर जो होगा वो बोर्ड के प्लेन में होगा। हमारा वेव फ्रंट आ रहा था ऐसे, ये हमारा सरफेस था, ये सरफेस बोर्ड के परपेंडिकुलर है। इस सरफेस के जो परपेंडिकुलर होगा वो बोर्ड के प्लेन में होगा। तो यहां से हम लिखते हैं देयर फोर इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल lie in same plane। इंसिडेंट वेव जो ये वाली है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये CD जो है वो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। AB इंसिडेंट वेव फ्रंट है और CD रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। हमारे पास दो ट्रायंगल आ गए, हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया और यहां से हमारे पास एंगल I इज इक्वल टू एंगल R आ गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमारा है रिफ्रैक्शन एट अ प्लेन सरफेस। अब रिफ्रैक्शन समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक हम सरफेस लेते हैं, यहां से हमने ड्रॉ कर दिया एक सरफेस। इस सरफेस के अंदर जो मीडियम है इसको हम बोलते हैं हम डेंसर मीडियम। यहां पे स्पीड ऑफ लाइट हमने ले ली v और ये एयर है हमारा, यहां पे स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास है c। अब एक वेव आ रही थी कहीं दूर से, यहां से कहीं दूर से कोई वेव आ रही थी, हमने एक वेव फ्रंट बना लिया यहां पे AB। अब होगा क्या इसका, A पॉइंट जो है वो इस सरफेस पे मीट कर रहा है। इस सरफेस के अंदर जो मीडियम है वो डेंसर है, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट यहां पे रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन B पॉइंट तो अभी भी बाहर है, वो तो मस्त हवा में ही चलेगा अभी भी, उसकी स्पीड जो है वो c ही रहेगी और वो A से ज़्यादा होगी। लेट्स सपोज B जो है वो t टाइम के बाद इस सरफेस पे आता है और इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो होगा CT। A जो है वो t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, प्रथम कौन सा रिपीट करना है, अनिका क्या समझ नहीं आ रहा, आदित्य थैंक यू, जल्दी से बताओ कहाँ क्लियर करना है, प्रथम रिपीट कहाँ पे करना है, जल्दी से बताओ फटाफट। एक बार मैं ये फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास एक मीडियम था, ये जैसे कि ग्लास स्लैब है हमारे पास एक, उस ग्लास स्लैब को मैंने यहाँ पे रख दिया, एक वेव आ रही थी यहाँ पे, यहाँ से हमने एक वेव फ्रंट बना लिया AB। A जो है वो इस पॉइंट पे आ चुका है, इसकी स्पीड इस मीडियम के अंदर कम होगी क्योंकि ये मीडियम डेंसर है। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट v है जो कि c से कम होगी। t टाइम बाद B पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया CT। अब A पॉइंट जो है वो t टाइम बाद कहाँ पे पहुंचेगा, स्पीड ऑफ A इस मीडियम में v है, तो हम क्या करेंगे, कंपास खोलेंगे, VT डिस्टेंस का कंपास खोल के हम एक आर्क लगा देंगे यहाँ पे, इसका डिस्टेंस होगा VT। क्योंकि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या हुआ, स्पीड इनटू टाइम। इस A पॉइंट की इस मीडियम के अंदर स्पीड है v, तो इसने डिस्टेंस t टाइम में ट्रेवल कितना किया, v इंटू टी। यहाँ पे सेम टाइम में B CT डिस्टेंस ट्रेवल किया और A जो है VT डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब हम कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि अगर स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे ज़्यादा है तो B पार्टिकल सेम टाइम में A से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा।
और ए पार्टिकल बी से कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ए बी पार्टिकल ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया सी टी, ए ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया वी टी, क्योंकि वी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो उस मीडियम में कम है। ए भी वेव फ्रंट है जो रेज के परपेंडिकुलर होता है। बी पार्टिकल यहाँ पे आया, हमने एक यहाँ पे पॉइंट ले लिया बी पार्टिकल, जो यहाँ पे नया वेव फ्रंट बनेगा। सेम डिस्टेंस बाद वी टी बाद हमने यहाँ पे आर्क खींच ली, यहाँ से जो हमारे पास टेंजेंट बनेगा ये होगा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, जो हमारे पास नया वेव फ्रंट आया। दोबारा देखो, हमारे पास एक वेव फ्रंट आ रहा था यहाँ पे, और ये एक डेंसर मीडियम पे आके मीट कर रहा है। ए पार्टिकल टी टाइम बाद वी टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बी पार्टिकल तब तक सी टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये वाला डिस्टेंस जो है वो कम होगा इससे, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम है, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है। ये वाला जो मीडियम है यहाँ पे, लेट्स सपोज यहाँ पे मीडियम है ग्लास, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसको। ये ग्लास स्लैब थी, बहुत बड़ी सी, एक वेव फ्रंट आ रहा था यहाँ पे और यहाँ पे आके मीट कर रहा है। ए की वेलोसिटी इस मीडियम के अंदर कम होगी, बी की वेलोसिटी एयर के अंदर ज़्यादा होगी, तो ए जो है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बी उतने में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पे आ जाएगा। आनंद वेव फ्रंट सर अच्छे से समझा चुके हैं क्लास में, फिर से हम सेम क्लास रिपीट करेंगे तो ये नहीं कर पाएंगे। आप एक बार लास्ट क्लास अच्छे से देखना। तो वी टी डिस्टेंस बाद ए जो है सी पॉइंट पे आ गया, बी जो है सी टी डिस्टेंस बाद डी पॉइंट पे आ गया। यहाँ से हमारे पास एक नया वेव फ्रंट आ गया, और हम यहाँ से रेज ड्रॉ करेंगे तो ये होंगे हमारे पास रिफ्रैक्टेड रेज। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपको? डेंसर मीडियम में वेव फ्रंट आ रहा है, हम यहाँ पर निकाल रहे हैं कि हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव कर रहे हैं हाइगन्स प्रिंसिपल से। हाइगन्स प्रिंसिपल से हमें पता चलता है कि वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट से हम प्रूव कर रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हमने प्रूव कर लिया। यहाँ पे हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव कर रहे हैं कि अगर वेव आ रही है कहीं से, वो वेव रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ पे जाएगी, उसकी हम लोकेशन कैसे फाइंड करते हैं, वो हमें हाइगन्स प्रिंसिपल से पता चलता है, जो कि सर लास्ट क्लास में समझा चुके हैं। यहाँ पे हम वेव फ्रंट की बात कर रहे हैं। वेव फ्रंट अगर किसी डेंसर मीडियम पे मिल रहा है तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा। ये वेव था हमारा ए बी जो है हमारा इज इक्वल टू इंसिडेंट वेव फ्रंट, सी डी जो है हमारा वो है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये पिक्चर समझो अच्छे से, अभी हम अच्छे से वो थोड़ा और ड्रॉ करेंगे जब लिखना होगा, प्रूव करना होगा। ये सेम प्लेन में कैसे लाई करती हैं, ये पूछ रहे हो प्रथम। देखो मैं आपको समझाता हूं एक बार। जैसे कि ये हमारा सरफेस है, इस सरफेस पे एक वेव फ्रंट आ रहा है ऐसे करके, समझ लो ये परपेंडिकुलर टू बोर्ड है, ये सरफेस भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे वेव फ्रंट आ रहा है हमारे पास, समझ रहे हो। प्रथम ये हमारे पास एक सरफेस है, यहाँ से एक वेव फ्रंट आ रहा था, और ये वेव फ्रंट के जो रेज हैं, ए बी है हमारा ये वेव फ्रंट, ए बी के परपेंडिकुलर हमारी रेज है। एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूं। हमारे पास एक ये मीडियम था,
जो कि डेंसर मीडियम है। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास v है, ये हमारे पास एयर है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट हमारी c है। डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, ये हम जानते हैं। अगर हमारे पास कोई रेज आ रही है, यहाँ पे लाइट वेव्स आ रही है, यहाँ पे एक वेव ये आ रही है हमारे पास, यहाँ से हमने एक वेव फ्रंट बना लिया ए बी। टी टाइम के बाद बी पॉइंट यहाँ पे आया सरफेस पे, तो हम बोलते हैं इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया सी टी। टी टाइम के बाद ए जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वी इंटू टी। तो हम कंपास खोलेंगे वी टी में और यहाँ पे हमने एक आर्क लगा दी, ये हुआ वी टी। जब हम इससे टेंजेंट ले रहे हैं, इस पॉइंट से लेके टेंजेंट ड्रॉ कर लिया हमने, ये हमारा हुआ नया वेव फ्रंट। यहाँ से इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होंगी रिफ्लेक्टेड वेव्स। यहाँ से हमने जब वेव्स ड्रॉ की, ये हुई हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव्स। ए बी था हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट, सी डी है हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। यहां पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई। वेव फ्रंट और इंसिडेंट के बीच में एंगल 90 है, तो ये हुआ 90 माइनस आई। वेव फ्रंट और सरफेस के बीच से एंगल हमारे पास आ गया आई। इसी तरह से हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करिया। इस रिफ्लेक्टेड वे और नॉर्मल के बीच में एंगल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वेव फ्रंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 90 माइनस आर। वेव फ्रंट और सरफेस के बीच का एंगल हमारे पास आ गया आर। अब हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन गए। इन ट्रायंगल को ध्यान से देखो। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अगर इन दोनों ट्रायंगल को मैं अलग अलग ड्रॉ करूं, ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया। ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया। अगर मैं यहां से साइन आई निकालूं तो साइन आई कितना होगा इन ट्रायंगल ए बी डी। इस ट्रायंगल में साइन आई की वैल्यू क्या होगी। ए बी वेव फ्रंट है और ये वेव है, तो इसके बीच का एंगल परपेंडिकुलर हुआ। जो डिस्टेंस है ये वाला ट्रेवल किया वो है सी टी, यहाँ पे हमने देखा। ए सी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो है वी टी, यहाँ पे हमने देखा। ए बी डी में साइन आई की वैल्यू क्या होगी। ये होगी, जल्दी से बताओ मेरे को। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें साइन आई की वैल्यू क्या होगी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, हमारे पास हो गया सी टी अपॉन ए डी। इन ट्राइंगल ए सी डी साइन आर हमारे पास कितना आया, ये 90 डिग्री है, तो हमारे पास आ गया वी टी अपॉन ए डी। अब ये देखो यहाँ पे ए डी और टी कॉमन है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं साइन आई अपॉन सी इज इक्वल टू टी बाई ए डी साइन आर अपॉन बी इज इक्वल टू टी बाई ए डी। ये होगी हमारी इक्वेशन 1, ये होगी हमारी इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास आ गया
साइन आई अपॉन सी इज इक्वल टू साइन आर अपॉन वी। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू सी बाय वी। इसको हम बोलते हैं म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बोर्ड्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये लगभग पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान से ये प्रूफ याद करना है और बोर्ड में एज इट इज़ लिख के आना है। ये बिल्कुल ऐसे ही आपको बनाना पड़ेगा। एक मीडियम है यहाँ पे, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स हैं, कैसे हम प्रूफ कर रहे हैं, ये सब आपको बोर्ड्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको एज इट इज़ याद रखना है। समझ आना इंपॉर्टेंट है। देखो प्रूफ तो आपको बुक में मिल जाएंगे। तो बात यह है कि अगर वेव फ्रंट आ रहा है यहाँ से, रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसका रिफ्रैक्शन एंगल चेंज क्यों हुआ? क्योंकि ए पॉइंट की स्पीड कम हो गई, बी पॉइंट की स्पीड ज़्यादा थी जो कि पहले एयर में थी। स्पीड ऑफ लाइट सी है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट वी है। डेंसर मीडियम में स्पीड कम हो गई, इसने डिस्टेंस आर ट्रेवल किया, तो एंगल ऑफ जो आर है हमारा वो चेंज हो गया। वो हमने प्रूव कैसे किया? दो ट्रायंगल थे हमारे पास बन गए, जो इंसिडेंट वेव फ्रंट और सरफेस के बीच का एंगल हमारे पास आई आया, रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट और सरफेस के बीच से एंगल हमारे पास आर आया। दो ट्रायंगल्स हमारे पास आ गए। वहाँ से हमने साइन आई और साइन आर निकाला। वहाँ से हमने देखा कि यार साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू होता है। तो यही तो होता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत सिंपल सा टॉपिक है और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये बोर्ड्स के अंदर। जल्दी से बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। रिफ्लेक्शन में हमने देखा था कि प्लेन वेव आ रही थी हमारे पास, वेव फ्रंट आ हमारे पास, वो रिफ्लेक्ट होके चला गया दूसरी डायरेक्शन में। ए और बी पॉइंट दोनों एयर में थे, तो इनकी स्पीड जो है वो सेम थी, सेम रही थी। रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है कि ए पॉइंट डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा क्योंकि यहाँ पे स्पीड जो है वो कम है। बी डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल कर लेगा उतने टाइम में क्योंकि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट सी है। यहाँ से हमने दो ट्रायंगल्स बन गए हमारे पास। यहाँ से हमने साइन आई और साइन आर निकाला, तो वहाँ से हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का जो रिजल्ट है साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू, वो प्रूव हो गया। आप सबने नोट बना लिया इसका? जल्दी से दो मेरे को बताओ, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वेव फ्रंट की थोड़ी सी और पिक्चर क्लियर होगी हमारे पास। यहाँ पे आपको क्लियर हुआ ना कि ए जो पॉइंट है उसकी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि वो डेंसर मीडियम में आ गया। चैट आ रही है यहाँ पे सबकी। मैं बस कुछ लेक्चर्स लूंगा यहाँ पे, हरीश सर जब ठीक हो जाएंगे तो आगे वो कंटिन्यू करेंगे। वेव फ्रंट से हमने प्रूव कर दिया कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं। इसको मैं एक बार यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ। फ्रॉम 1 एंड 2 मेरे पास जो रिजल्ट आया था वो आया था साइन आई अपॉन सी इज इक्वल टू साइन आर अपॉन वी। इसको हमने लिखा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू सी बाय वी इज इक्वल टू म्यू। प्रीवियस स्लाइड भी देख लो एक बार, फटाफट से नोट कर लो।
जल्दी से लिख लो, हम फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबको समझ आ गया ना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे प्रूव करते हैं? अरे नहीं हरि प्रकाश जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चले हम। नोट कर लिया सबने? लॉज ऑफ हमने रिफ्लेक्शन प्रूव किया, वो भी जल्दी से नोट कर लो। ये तो बहुत सिंपल सा है यार, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, बिहेवियर ऑफ प्लेन वेव फ्रंट इन मिरर एंड लेंस। हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। अगर वेव फ्रंट हमारे पास आ रहा है, अगर कोई हमारे पास वेव आ रही है यहां पे, ऐसे वेव फ्रंट आ रहा होगा एक हमारे पास, है ना। अगर ये वेव फ्रंट आ रहा है हमारे पास, तो ये कॉनकेव मिरर से जब रिफ्लेक्ट होगा तो कैसे जाएगा? जब यहां पे मीट होगा तो ये हमारा वेव फ्रंट कुछ ऐसा होगा। जितने में ये रिफ्लेक्ट होके यहां पे पहुंचेगा, इतने में जो बीच वाली रे है वो यहां पे पहुंचेगी, है ना। कोई भी अगर वेव्स आ रही है हमारे पास, तो यहां पे जो पार्टिकल सेम फेज में है, उन पार्टिकल से जो वेव फ्रंट बनता है, जो प्लेन बनता है, उसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट। यहां पे रेज आ रही थी, ये पार्टिकल सेम फेज में थे, सिमिलरली ये वाले पार्टिकल सेम फेज में थे। ये एक वेव फ्रंट बना रहे थे। जितने में ये पार्टिकल यहां जो रेज है यहां से रिफ्लेक्ट होकर यहां पे पहुंच रही थी, इतने में ये वाली जो रे है वो यहां पे आके वापस यहां पे आ रही थी। वंश, मैंने वेव फ्रंट दोबारा से समझाया है, अब तो क्लियर हो गया होगा शायद। तो कॉनकेव मिरर था हमारे पास, ये वेव आ रही थी हमारे पास, यहां से रिफ्लेक्ट होके वेव यहां पे आ रही थी, इधर से रिफ्लेक्ट होके वेव यहां पे आ रही थी, बीच वाली जो वेव गई वो वापस उसी डायरेक्शन में वापस आ गई। तो हमारा वेव फ्रंट बनेगा, ए बी वेव ऐसे जा रही थी, रिफ्लेक्ट होके वेव हमारा फ्रंट जो है वो कर्व हो गया। फिर से समझते हैं एक बार। हमारे पास तीन रेज आ रही थी, एक वेव फ्रंट बन रहा था इन रेज से, वेव फ्रंट ऐसे आ रहा था और यहां पे आया, टकराया, यहां से रिफ्लेक्ट होके रेज ऐसे जा रही थी और बीच वाली रेज जो है वो वापस ऐसे जा रही थी। तो वेव फ्रंट जो है वो लास्ट टाइम पे कुछ ऐसा दिखा होगा रिफ्लेक्शन से पहले, है ना। अगर कोई कॉनकेव मिरर है हमारे पास और तीन रेज आ रही थी कहीं से, कहीं दूर से, जो पार्टिकल सेम फेज में थे उनका हमने वेव फ्रंट बनाया, वेव फ्रंट ऐसे आगे जा रहा है, तो रिफ्लेक्शन से पहले सिचुएशन क्या रही होगी? वेव फ्रंट यहां पे पहुंचा होगा, है ना। इस पॉइंट के बाद ये वाला रे जो है, जो सेम फेज में थे, वो रे यहां से रिफ्लेक्ट होकर यहां पहुंची, ये वाली रे रिफ्लेक्ट होकर वापस यहां पे आई, ये वाली रे रिफ्लेक्ट होकर यहां पे पहुंची। ये पार्टिकल जो है वो सेम फेज में है। ये पार्टिकल सब सेम फेज में है, उसी को हम वेव फ्रंट बोलते हैं। तो जो पार्टिकल सेम फेज में थे पहले,
वो पार्टिकल रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आया वेव, ये वाली वेव रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आई, तब तक ये वाली वेव रिफ्लेक्ट होके वापस यहीं पे आ गई, है ना। तो यहां से हमारे पास जो वेव फ्रंट बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है। ए बी वेव फ्रंट था हमारा, वो जा रहा था रिफ्लेक्शन जस्ट पहले हमारे पास वेव फ्रंट कुछ ऐसा बना होगा, उसके बाद यहां से रिफ्लेक्ट होके वेव यहां पहुंची, इसको थोड़ा सा आगे जाना पड़ा इसलिए टाइम लग गया आने में, ये पहले रिफ्लेक्ट होके आ गई, तो हमारे पास जो वेव फ्रंट बना वो कुछ इस तरह का बना। ये क्लियर हुआ आपको? जब तक अभी हरीश सर ठीक नहीं है तो हरीश सर कुछ टाइम में आ जाएंगे, तब तक कुछ लेक्चर्स मैं ले रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो उसमें वेव फ्रंट कैसे होगा। अगर तीन रेज, फिर से बना देता हूं मैं, ये वेव फ्रंट था, ये पार्टिकल सेम फेज में थे, ऐसी वेव फ्रंट यहां पे आ रहा है, एक पार्टिकल सेम फेज में थे, रिफ्लेक्शन से जस्ट पहले जो पार्टिकल सेम फेज में थे वो कुछ इस तरह से होंगे। अब ये वाला पार्ट रे जो है ये तो पहले रिफ्लेक्ट हो गई, इसको रिफ्लेक्ट होने में बाद थोड़ा टाइम लग गया, है ना। ध्यान से समझो, ये वाली रे आ रही थी, ये पार्टिकल्स अब सेम फेज में थे जो वेव फ्रंट बना रहे थे, जब ये रे यहाँ पहुंची तो ये पार्टिकल सेम फेज में थे, ये वाला जो रे है ये पहले ही रिफ्लेक्ट हो गई, और ये वाली रे जो है इसको थोड़ा टाइम लग गया, इतना टाइम आगे लग गया जाने में, ये यहाँ पहुंची ये पार्टिकल, तो हमारा जो वेव फ्रंट होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ए भी हमारा वेव फ्रंट था, ये रिफ्लेक्शन से कुछ जस्ट पहले वेव फ्रंट हमारा ये रहा, यहां से जो वेव थी वो पहले रिफ्लेक्ट हो गई तो आगे तक आ गई, यहां से रिफ्लेक्ट होने में इसको लग गया टाइम थोड़ा सा तो ये पीछे रह गई, तो हमारा वेव फ्रंट है वो कुछ इस तरह से बना। बिल्कुल अंशुमान, अगर प्लेन में होगा तो वेव फ्रंट बिल्कुल पैरेलल आएगा। खरबंदा सर अभी ठीक नहीं है, तब तक मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ। कंप्लीट सिलेबस का अभी देखते हैं, कुछ लेक्चर्स हो जाएं पहले, अगर हरीश सर ठीक हो जाते हैं तो वही कंटिन्यू करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर में हमने देख लिया, नेक्स्ट आता है हमारे पास कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में क्या होगा, ध्यान से सोचो, अगर कोई वेव आ रही है, ये हमारे पास वेव फ्रंट आ रहा था, रिफ्रैक्शन से जस्ट पहले वेव फ्रंट कुछ इस तरह से होगा, जो वेव यहां पे होगी उसको डेंसर मीडियम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, जो वेव यहां पे होगी उसको डेंसर मीडियम में कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, जो वेव लास्ट में होगी उसको डिस्टेंस डेंसर मीडियम में कम ट्रेवल करना पड़ेगा, है ना। तो जब रेज आ रही है हमारे पास, ये वेव जो है, ये वाली वेव ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ये वाली कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है डेंसर मीडियम में, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी इनके रिस्पेक्ट में। तो जो वेव फ्रंट हमारे पास बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, एक वेव फ्रंट हमारा हमारा था ए बी, वो रिफ्लेक्शन से जस्ट पहले यहाँ पे आया, उसके बाद इस रे ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया डेंसर मीडियम में, तो इसकी स्पीड सो रही थी, ये वाली रे ने डिस्टेंस इस डेंसर मीडियम में कम ट्रेवल किया, तो ये जल्दी से बाहर निकल के वापस स्पीड पकड़ ली इसने, तो इसको तो टाइम लग गया बीच वाली को, तो हमारा जो रिफ्लेक्टिव वेव फ्रंट है वो कुछ इस तरह से बना।
इस बैच में मेरी फर्स्ट क्लास है ये। काफ़ी बढ़िया लोग हो यार तुम। समझ आ रहा है ना? जल्दी से बताओ मेरे को कैसा लग रहा टॉपिक ये वाला। कन्वेक्स लेंस में क्या होगा, फिर से देखते हैं हम। अगर कोई वेव फ्रंट आ रहा है, हमारे पास वेव्स आ रही है, तो ये वाली जो रे है ये थोड़ा सा ही डिस्टेंस ट्रेवल करके वापस से स्पीड पकड़ ली इसने। ये वाली जो रे है इसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये वाली जो रे ये भी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, है ना? तुम्हारा जो वेव फ्रंट आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये भी वेव फ्रंट था हमारा। रिफ्रैक्शन जस्ट पहले वेव फ्रंट हमारा यहाँ पे आया था। ये वाली रे को यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। ये वाली रे थोड़ा सा ही डिस्टेंस ट्रेवल करके बाहर निकल गई। ये वाली रे को भी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। तो ये वाली रे पहले पहुंची, तो हमारा जो वेव फ्रंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। फिर से समझो, एक बार अच्छे से समझाता हूँ आपको। कन्वेक्स लेंस है हमारे पास। ये हमारे पास कुछ वेव्स आ रही थी लाइट की। हमारे पास ये वेव फ्रंट था, एक वेव फ्रंट आगे बढ़ रहा है। रिफ्रैक्शन से जस्ट पहले जो पार्टिकल फेज में थे वो कुछ इस प्लेन पे रहे होंगे। अब देखो, ये वाली जो रे है इसको बस थोड़ा सा ही डिस्टेंस डेंसर मीडियम में ट्रेवल करना है। इस वाली रे को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है डेंसर मीडियम में। तो इसका जो टाइम है इसके अंदर कम है, तो ये तो पहले आगे निकल जाएगा, इसको वह टाइम लगेगा जाने में। तो ये जो है धीरे धीरे थोड़ा सा करके यहाँ पहुँचेगा। ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर थोड़ा यहाँ पहुँचेगा, लेकिन ये वाला पार्टिकल तो पहले पहुँच गया। तो जो हमारा वेव फ्रंट बनेगा नए वाला, वो कुछ इस तरह से होगा। ये क्लियर हुआ आपको? क्योंकि यहाँ पे डेंसर मीडियम तो कम है, यहाँ पे डेंसर मीडियम ज़्यादा है, तो ये तो फटाक से निकल जाएगा यहाँ पे, इसको आने में टाइम लगेगा। ये वाला जो है इस तरह से कर्व में आएगा कन्वेक्स लेंस में। इसी तरह से हम नेक्स्ट चलते हैं। प्रिज्म में क्या होता है? हमारे पास कोई प्रिज्म है अगर, तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई वेव आ रही थी, ये वेव फ्रंट था हमारे पास, जो पार्टिकल सेम फेज में है। ये वाला पार्ट जो वेव है हमारी, ये पहले प्रिज्म से टकरा गई, इनको वहां तक जाने में टाइम लगेगा। तो इसकी स्पीड स्पीड तो यार बहुत स्लो हो गई 20 के अंदर। ये फटाक से गई, थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया और वापस निकल गई। अगर वेव फ्रंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, समझ रहे हो, इसको डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लगेगा क्योंकि ये डेंसर मीडियम में ज़्यादा देर तक है। इसको जो है टाइम कम लगेगा क्योंकि ये बहुत थोड़े से देर तक डेंसर मीडियम में रही, तो ये फटाक से जल्दी से बाहर आ जाएगी। तो हमारा वेव फ्रंट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ये वेव फ्रंट जा रहा था धीरे 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 धीरे, यहाँ पे इसको बहुत टाइम लग रहा था, बहुत स्लो हो गया। ये वाला जो फेज में था ये फटाक से बाहर आ गया, तो हमारा वेव फ्रंट कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं।
एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं हम। आज हमने देखा कि हाइगन्स प्रिंसिपल जो होता है उसमें वेव फ्रंट हम लास्ट क्लास में सर कंप्लीट करा चुके हैं। हमने आज देखा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे प्रूव करते हैं, कैसे एक वेव फ्रंट किसी प्लेन सर्फेस से रिफ्लेक्ट होके आगे जाता है, और वहाँ से हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे प्रूव करते हैं। कैन वी मेक वेव फ्रंट इनसाइड द प्रिज्म? हाँ बिल्कुल बना सकते हो यार। वेव फ्रंट होता क्या है? अगर कोई वेव है हमारे पास, उसके जो भी पार्टिकल्स सेम फेज में है वो एक वेव फ्रंट बनाते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने देखा, उसके बाद हमने रिफ्रैक्शन देखा कि कैसे करते हैं। उस हाइगन्स प्रिंसिपल से जो वेव फ्रंट हम समझाते हैं, वहाँ से जो कन्वेक्स और कनकेव मिरर होते हैं, लेंसेज होते हैं, प्रिज्म होता है, तो उसमें वेव फ्रंट कैसे बिहेव करता है। लास्ट क्लास में सर ने आपको बताया होगा कि अगर हमारे पास कोई सोर्स होता है, यहाँ से वेव निकल रही है, तो जो पार्टिकल सेम फेज में है वो वेव फ्रंट बनाते हैं। वो वेव फ्रंट अगर रिफ्लेक्शन से जाए, रिफ्रैक्टेड मीडियम से जाए, वो कैसे बिहेव करता है वो भी हमने देख लिया। इन सब मिरर से रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट क्या होता है, किस डायरेक्शन में जाता है, कौन सी तरह की वो शेप बनाता है। कन्वेक्स लेंस, रिपीट करता हूं मैं फिर से। अगर हमारे पास कोई कन्वेक्स लेंस है, और कोई रेज आ रही है हमारे पास, ध्यान से देखना, ये वेव फ्रंट था हमारा, क्योंकि ये पार्टिकल सब सेम फेज में है। रिफ्रैक्शन से जस्ट पहले सिचुएशन कुछ ऐसी रही होगी, है ना। संभव नोट करने वाला तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में हमने लास्ट क्लास में देखा। ये टॉपिक समझने वाला है, आप मोस्टली ड्रॉ करने के लिए ही आएगा। कन्वेक्स लेंस मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। वेव फ्रंट हमारे पास आ रहा है, ये कन्वेक्स लेंस है हमारे पास, ये वेव फ्रंट यहां तक पहुंचा। इस वेव को डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा रिफ्लेक्टेड मीडियम में, तो ये धीरे 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 यहाँ पे बाहर आएगी। तो यहाँ पे जो वेव है इसको थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मीडियम है वो कम है ना। जल्दी से बताओ मेरे को फटाफट। अगर कोई हमारे पास रेज आ रही है वेव फ्रंट की, तो ये वाली जो है इसको तो टाइम लगेगा आने में, ये जल्दी से बाहर आ जाएंगी, है ना। फिर हमारा वेव फ्रंट आ रहा है, वो कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि ये वाली जो वेव है इसको आने में टाइम लगा, ये पहले ही आगे पहुंच गई, ये थोड़ी देर से पहुंची, ये वाली भी पहले पहुंच गई, तो हमारा वेव फ्रंट कुछ इस तरह से बना। समझ आया आपको कैसे किया हमने कॉन्वेक्स का? इसी तरह से हमारा कॉनकेव का है। मतलब बिल्कुल सिंपल सा है कि अगर कोई हमारे पास वेव फ्रंट है, यहां पे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सेम फेज में एनर्जी में ट्रेवल कर रहे होते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी, जैसे लेट्स सपोज प्रिज्म आ गया, तो ये वाले जो पार्टिकल हैं इनको डेंसर मीडियम में जाने में टाइम लगेगा,
ये वाले को तो भाई थोड़ा सा किया और निकल गया बाहर, है ना। तो इसी बेस पे हम वेव फ्रंट की जो शेप होती है वो हम निकालते हैं। ये वाली रे को ट्रेवल करने में बहुत टाइम लग रहा था, ये फटाक से गई और निकल गई बाहर जल्दी से। तो हमारे वेव फ्रंट की शेप जो होती है कुछ इस तरह से आती है। तो कैसा लगा आज का टॉपिक? दो छोटे छोटे टॉपिक हमने किए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करना, और वेव फ्रंट की शेप क्या होती है कन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में, कनकेव और कन्वेक्स लेंस में क्या होती है, प्रिज्म में क्या होती है। अब इंटरफेरेंस के बारे में कुछ सुनना चाहोगे आप? जल्दी से बताओ मेरे को। जल्दी लिखो यार, रिप्लाईज नहीं आ रहे आपके। बिल्कुल, प्रथम हम आगे जो टॉपिक करेंगे अभी इंटरफेरेंस का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा सवाल इंटरफेरेंस से आते हैं, और वाईडीएससी तो बोर्ड्स और जेई के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके लिए इंटरफेरेंस जब हम समझेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल इंटरफेरेंस का रहेगा। अगर आपको इंटरफेरेंस समझ आ गया तो ऑब्वियसली समझ आ ही जाएगा, अच्छे से करोगे तो उसके बाद वाईडीएससी आपको बढ़िया से आराम आराम से समझ आ जाएगा। हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईआईटी, इसका भी अलग से कभी बनाएंगे हम लेक्चर अच्छा सा। बहुत आसान से टॉपिक थे, मतलब वेव ऑप्टिक्स वैसे कहने को मुश्किल है लेकिन है बहुत आसान ही। आराम से रिवीजन करोगे रोज रोज साथ साथ और समझोगे। नए इस पर तो जैसे सवाल नहीं थे, बस प्रूफ ही आता है। नेक्स्ट इंटरफेरेंस जो हम करेंगे उस पर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उसी पे आते हैं, और वाईडीएससी उसके बाद आएगा, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। देखो इंटरफेरेंस क्या होता है ना, बेसिक मतलब समझोगे, अगर दो वेव्स हैं वो अगर आपस में मिल रही हैं तो हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। छुट्टी हो जाएगी यार, अभी हैं 5 मिनट, थोड़ा बात करते हैं। संभव साहू जी। अरे मेरी रैंक जान के क्या करोगे वंश साहब। इंटरफेरेंस समझते हैं, बिल्कुल आसान सा चीज़ है। एक बार आपको बता देता हूँ अच्छा सा। अगर जैसे हमने देखा कि कोई वेव्स होती हैं, सर ने लास्ट क्लास में आपको बताया होगा कि अगर कोई वेव है हमारे पास तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एसएचएम कर रहे होते हैं, ये आपको पता है। एससीबी मेंस के लिए मतलब सही है मेंस के लिए, लेकिन आप थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हो अगर आप एससीसी ऊपर जाओगे तो। थैंक यू सिंह ब्रदर्स, थैंक यू राहुल। मेरी हाइट क्या जान के करोगे अंशुमन जी। देखो इंटरफेरेंस समझो, 2 मिनट में आपको समझाता हूँ, बेसिक सा आइडिया ले लेते हैं। अगर एक वेव्स है हमारे पास तो यहाँ पे जो पार्टिकल पी है ये भी एसएचएम परफॉर्म कर रहा होगा। इसके हम कुछ इक्वेशन लिखते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, कुछ इस तरह से। इंटरफेरेंस में क्या होगा कि अगर कोई वेव जा रही है, इस पार्टिकल को पी एसएचएम कर रहा होगा, लेकिन मान लो कहीं से दूसरी वेव आ जाती है इस पार्टिकल पी पे, तो इस पार्टिकल पी पे जो एसएचएम की इक्वेशन क्या होगी, बस हमने ये निकालना है, हमारा इंटरफेरेंस खत्म हो जाएगा। बेसिक आइडिया मिला आपको इंटरफेरेंस का? बहुत छोटा सा है, आराम से आप समझो बढ़िया से एकदम। अगर हमारे पास कोई दो वेव आ रही थी, ये पार्टिकल पी था, इसकी इक्वेशन हम लिखते हैं, लेट्स सपोज y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस पार्टिकल पी की हम जो डिस्प्लेसमेंट होती है वाई पी, वो हम लिखते हैं वाई पी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी 1 - k x1। अगर इसका डिस्टेंस यहाँ से x1 है और हम टाइम t1 पे निकाल रहे हैं,
ये आपको पता है कैसे लिखते हैं हम? ये तो हमने 11th में ही पढ़ा हुआ है, ऐसा लास्ट क्लास में ही हमको बताया ही था। बहुत सिंपल सा इंटरफेरेंस है। अगर यहाँ पे पार्टिकल पी की आपको इक्वेशन पता है, तो अगर मैं यहाँ से दूसरी वेव भी ले आऊँ, ये पार्टिकल पी था, यहाँ से मैंने एक और वेव बना दी, ये सोर्स 1 थी, ये सोर्स 2 था, तो इस पी पार्टिकल की नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, यह बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे और यहीं से हमारा पूरा इंटरफेरेंस का टॉपिक हो जाएगा। बिल्कुल प्रथम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आएगा और मेन यही कंसेप्ट यूज होता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। इंटरफेरेंस आप समझ लोगे, बहुत छोटा सा है, आराम से समझेंगे इंटरफेरेंस भी। उसके बाद YDSC भी आपका अच्छे से हो जाएगा। ये बात अगर आपको क्लियर हो रही है जो क्या कह रहा हूँ मैं, तो बहुत आराम से आपका YDSC भी हो जाएगा। बिल्कुल प्रतिमा, योर चैट इज़ विजिबल। थैंक यू संभव। यही टॉपिक है इंटरफेरेंस का। अगर नेक्स्ट क्लास देखते हैं, हरीश सर आते हैं तो कौन लेगा लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर? तो यहाँ पे YP हम निकाल लेते हैं। इसकी वजह से कुछ इक्वेशन आएगी, इसकी वजह से कुछ इक्वेशन आएगी, दोनों को हम ऐड कर देंगे, हमारे पास इंटरफेरेंस का टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ बस अंकित, यही चीज़ है इंटरफेरेंस में और यही चीज़ है YDSC में। वंश जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे ड्रॉपलर इफेक्ट है, जो इंटरफेरेंस है, जो ऐसे एक दो टॉपिक हैं, वो हमको लास्ट में आपको अच्छे से क्लियर कर देंगे। आज वाला कैसा रहा जल्दी बताओ। बिल्कुल सौरभ, आपकी चैट दिख रही है मेरे को। कल वाली का अभी राहुल पता नहीं मुझे कि कौन लेगा आपकी। बिल्कुल प्रथम बताएंगे कि कैसे करते हैं IIT की प्रिपरेशन। सर अभी सर की तबीयत थोड़ी सही नहीं है। देखते हैं अभी नेक्स्ट क्लास कौन लेगा। आज का लेक्चर कैसा लगा आपको? बिल्कुल सौरभ, आपकी चैट विजिबल है मुझे। अजय सिद्धांत, ओवर करेंगे फिर क्लास हम? जल्दी से बताओ मुझे। अभी तो यहाँ पे वेव इक्वेशन का यूज़ पड़ेगा। मतलब आप नेक्स्ट क्लास में जब इंटरफेरेंस पढ़ाएंगे तो ये वेव इक्वेशन अच्छे से दोबारा एक बार देख के आना और समझना कि हम पार्टिकल को पी डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर है तो आपको बहुत आसानी से इंटरफेरेंस भी समझ आ जाएगा और YDSC और आगे के टॉपिक्स भी बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। मेन दिक्कत क्या होती है कि लोग, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो इस टॉपिक को समझने से पहले ही इंटरफेरेंस समझने का ट्राई करते हैं और YDSC पे डायरेक्ट चले जाते हैं। अगर आपको वेव की इक्वेशन क्लियर है, पार्टिकल पी जो SHM कर रहा है उसकी इक्वेशन क्लियर है, तो बिल्कुल आसानी से आपका जो वेव ऑप्टिक्स है वो पूरा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी और न्यूमेरिकल्स भी बहुत आसानी से कर लोगे। थैंक यू आप सबको। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सृष्टि, अमन, विकास, आलोक, राहुल, उत्तरा, निकिता, पूरव, अंकित कुमार। मैं तो आज तुम लोगों से फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ वैसे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? अच्छे से पढ़ो, इसको रिवाइज करना बिल्कुल बढ़िया से। और इंटरफेरेंस होगा तो वेव इक्वेशन और कैसे हम पार्टिकल की इक्वेशन लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वो भी एक बार रिवाइज करके आना। फर्स्ट क्लास भी देख लेना जो हरीश सर ने ली थी, तो उसके बाद आसानी से हम कर लेंगे। चलो मिलते हैं फिर, ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय बाय। अच्छे से पढ़ना।